हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल मेंटर में। सीडीपी की स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने जा रहे थे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच में, जो एक सीटी में पूछे जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना। तो आज हम जानेंगे कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट होता क्या है और उसके जो इम्पैक्ट हैं, क्या रोल होता है हमारे डेवलपमेंट पे और चाइल्ड के, है ना। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और इनके बीच में क्या संबंध होता है, जिससे सीटेट में सीधे क्वेश्चन आते हैं, उनको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम लोग हेरिडिटी। हेरिडिटी होता क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिकता। हेरिडिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आनुवांशिकता। आनुवांशिकता क्या होती है? जो भी चीज़ें हमको अपने पेरेंट्स से या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से जो हमको विरासत में मिलती हैं, यानी कि जो जीन्स के थ्रू जो भी चीज़ें हमारी बॉडी में या हमारे नेचर में जो भी मिलता है, उस सबको किसके अंतर्गत आता है? आनुवंशिकता के अंतर्गत रखा गया है। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा? इसके अंतर्गत आपकी फिजिकल चेंज जितना भी होगा, आपकी हाइट, वेट या आपका टेम्परामेंट, आपके विचार कैसे हैं, आपके भाव कैसे हैं या संवेग कैसे हैं, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, जितने भी गुण आपको पूर्वजों से मिलते हैं वो सब क्या आते हैं? वो सब आनुवंशिकता से ही हमको मिलते हैं, जीन्स के थ्रू, क्रोमोसोम्स के थ्रू ही हमको मिलते हैं। ये कहते हैं ना कि उनके तो पीढ़ियों से ये चला आ रहा है, या उनके जो ये डिसीज़ है या कोई बीमारी है पीढ़ियों से आए, तो वो क्या है? पीढ़ियों से आना मतलब क्या है? वो आनुवंशिकता के कारण आता है, जीन्स के थ्रू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है। तो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी गुण आते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं आनुवंशिकता, बोलते हैं उसको। ठीक है, दूसरा हम जानते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट तो आप सभी जानते हैं, इसका मतलब होता है वातावरण। वातावरण क्या होता है? जो हमारे चारों ओर जो भी उपस्थित होता है वो सभी क्या है? वातावरण के अंतर्गत आता है। वातावरण में आपको वो सारी चीज़ें भी आ जाएंगी जो आपकी डेली लाइफ में क्या करती हैं? इम्पैक्ट डालती हैं। वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी? वातावरण के अंतर्गत, यानी कि एनवायरनमेंट के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, अब इसके जानते हैं हम लोग आनुवंशिकता के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि जिससे हमारे सीटेट में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो पहला हम लोग जानते हैं कि आनुवंशिकता होती, तो हम लोगों ने जान लिया होती क्या है कि जो पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुणों का ट्रांसफ़र होता है, जो भी चेंजेस आते हैं वो क्या होते हैं? आनुवंशिकता होते हैं, हेरिडिटी होते हैं। लेकिन इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी होती है वो क्या होती है? वो फिक्स्ड होती है। क्या होती है? फिक्स्ड, यानी कि स्टैटिक होती है वो, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। क्या? हेरिडिटी। क्या आप चेंज कर सकते हैं जो आपकी जो पीढ़ियों से कोई भी गुण या कोई भी डिजीज चली आ रही, क्या आप उसको जानबूझ के चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कि हम लोगों ने जो क्रोमोसोम्स हैं या जीन्स में उसमें कुछ फेरबदल कर दिया जिससे आने वाली पीढ़ी कुछ अलग होगी, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हेरिडिटी है, आनुवंशिकता, वो स्टैटिक है, उसमें कोई भी परिवर्तन हम लोग नहीं कर सकते, कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा एनवायरनमेंट है, यानी कि जो वातावरण है, वो हमारा क्या है? वो डायनामिक है। वो क्या है? डायनामिक है। इसको तो हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं, इसको करते भी हैं परिवर्तित। जैसे कि हम लोग इससे पहले क्या था कि गांव में रहते थे, फिर गांव में कुछ लोग जमीन बेच के चले गए, कहाँ पे? शहर में चले गए। वहाँ का एनवायरनमेंट दूसरा है, गांव का एनवायरनमेंट दूसरा है। तो एनवायरनमेंट हम लोगों ने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। या कुछ लोग इंडिया में थे, वो इंडिया से छोड़ के यूएसए में या कोई फॉरेन कंट्री में चले गए, उन्होंने क्या कर दिया? अपना जो एनवायरनमेंट था, माहौल था, वातावरण था, उसको क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो इससे हम लोग बता सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो तो डायनामिक है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो हेरिडिटी है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सीटेट में डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हेरिडिटी को हम लोग चेंज कर सकते हैं, या इससे भी संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाएगा। मान लीजिए कि एक बालक है, वो तो 2 साल तक इंडिया में पढ़ा और उसके बाद वो यूएसए चला गया। अब 3 साल तक उसका डेवलपमेंट वहाँ हुआ, तो इसमें से क्या परिवर्तन हो गया या इसमें क्या हुआ? तो उसमें पूछेंगे कि आप बता सकते हैं कि हेरिडिटी में परिवर्तन हुआ? कहेंगे आप नहीं, हेरिडिटी तो वही रहेगी, उसमें तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। बचा कौन? एनवायरनमेंट, क्योंकि इंडिया का एनवायरनमेंट दूसरा, यूएसए का दूसरा, तो क्या चेंज हुआ? एनवायरनमेंट चेंज हुआ, और यही तो डायनामिक है ना, डायनामिक तो यही है। ठीक है, ये समझ गए हम लोग। और एक और क्वेश्चन इसी से निकल के आता है कि ये एक बात आती है कि नेचर और नर्चर क्या होता है। इसको थोड़ा सा मैं रख कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए कि जो हेरिडिटी है वो फिक्स्ड है और एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है। ठीक है, एक बात निकल आती है, नेचर क्या होता है? नेचर क्या होता है? नेचर। और एक होता है नर्चर।
नर्चर क्या होता है, इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं कभी कभी। नेचर से हम लोग, मैंने लिखा है नेचर, नेचर क्या होता है, वो हेरिडिटी को ही हम लोग नेचर बोल सकते हैं कि एक बंदे का नेचर तो ऐसा है, वो ऐसा रहता है, तो उसका नेचर हम लोग नहीं चेंज कर सकते, या जो आनुवंशिकता से गुण आते हैं उनको हम नहीं चेंज कर सकते, या किसी का टेम्परामेंट अलग है, किसी का बिहेवियर अलग है, वो क्या है कि उनके तो पीढ़ियों से यही चला आ रहा है, तो हम लोग उसका नेचर नहीं चेंज कर सकते हैं, है ना। नेचर आप समझ गए, नेचर उसको नहीं चेंज कर सकते। दूसरा हमारा है नर्चर। नेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकृति। उसकी प्रकृति को हम नहीं चेंज कर सकते, उसके जीन्स या क्रोमोसोम्स में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन नर्चर का मतलब होता है पोषण। नर्चर का मतलब होता है पोषण। पोषण में केवल जो फीडिंग वाला सेशन है वो नहीं आ जाता है, पोषण के अंतर्गत जो एनवायरमेंट फैक्टर्स हैं वो सारे आ जाते हैं। आपका फैमिली का बैकग्राउंड, फैमिली का माहौल या सोशल इम्पैक्ट क्या है, वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे, नेचर के अंतर्गत आएंगे, और इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये तो डायनामिक है। तो नेचर का, नर्चर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। इतना आपको समझ गया। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि हेरिडिटी, या हम बोल सकते हैं नेचर और नर्चर, या हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में रिलेशन क्या होता है, इनका रोल क्या होता है डेवलपमेंट में, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। इसको हम लोग समझते हैं कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, और इनमें एक फॉर्मूला होता है जो कि सीटेट में डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। वो क्या होता है कि हेरिडिटी यानी कि डेवलपमेंट होता है। ये सारे फैक्टर्स किसके हैं, डेवलपमेंट की फैक्टर हैं, तो ये लोग इम्पैक्ट किस पे डालेंगे, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड है, चाइल्ड के डेवलपमेंट पे डालेंगे। तो डेवलपमेंट इक्वल्स टू क्या होता है, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, या हम बोल सकते हैं बहुत ही प्रिय सवाल है हमारे सीटे वाले सीबीएसई का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे या तो आपको डायरेक्टली ये आपको फॉर्मूला पूछ लेंगे कि यहाँ पे प्लस होता है, हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट होता है, हेरिडिटी माइनस होता है, या मल्टीप्लाई होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे। या पूछ लेंगे कि एक चाइल्ड है, उसके जो उसमें हमने एनवायरनमेंट में कुछ चेंज किया या हेरिडिटी में कुछ चेंज किया तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरह से इस पर क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है। तो ये इसको आप नोट कर लीजिए। हम लोग समझते हैं कि हेरिडिटी जो नेचर है यानी कि आनुवंशिकता, इसका रोल क्या होता है। देखिए आप मान लीजिए दोनों का रोल में हम लोग समझते हैं, दोनों के डिस्कशन करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए एक एथलीट है, ठीक है, कोई जो बंदा है वो एथलीट है, उसका जो बेटा होगा या बेटी होगी, कोई भी चाइल्ड होगा, अगर उसमें भी तो कुछ हेरिडिटी के थ्रू उसके फादर के कुछ तो गुण आएंगे। मान लीजिए उसके एथलीट के गुण आ गए उसके चाइल्ड में, तो आनुवंशिकता ने तो अपना काम कर दिया। अब वो चाइल्ड जो है वो एक अच्छा एथलीट बन सकता है, इसकी संभावना तो हो गई, क्योंकि हमने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था कि जो डेवलपमेंट है उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, और पूर्वानुमान लगा सकते हैं तो हेरिडिटी भी तो डेवलपमेंट का पार्ट है। तो हम लोग पूर्वानुमान लगा सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो आनुवंशिकता से उसको गुण मिले हैं एथलीट के, जिसके थ्रू वो एथलीट बन सकता है। लेकिन अब उसको वैसा माहौल ही नहीं मिला बच्चे को, या जो उसको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी वो ट्रेनिंग ही नहीं मिली उसे, ठीक है। या उसके जो एथलीट फादर थे उन्होंने अपना कुछ काम शिफ्ट कर लिया जिससे उसको एथलीट का कोई भी इम्पैक्ट मिला ही नहीं, तो क्या वो एथलीट बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। इसमें कौन सा लैक हुआ, इसमें क्या गैप मिला उसको एनवायरनमेंट नहीं मिला। क्या नहीं मिला, एनवायरनमेंट नहीं मिला वैसा जैसा उसको चाहिए था, ठीक है। अगर उसको वैसा ही एनवायरनमेंट मिल जाए तो क्या वो एथलीट बन जाएगा कि नहीं, बहुत अच्छा एथलीट बन सकता है, क्योंकि उसके पास गुण हैं, उसको आनुवंशिकता से वो टेम्परामेंट मिला है, वो चेंजेस मिले हैं, गुण मिले हैं जिससे वो एथलीट बन सकता है। अगर हम उसको वैसा ही एनवायरनमेंट दे दें तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, बहुत ही अच्छा निकलेगा, वो अच्छा एक एथलीट बन जाएगा, है ना। तो दोनों का रोल क्या होता है डेवलपमेंट में, बहुत ही अहम रोल हो जाता है। आप ये नहीं ना कह सकते कि आप उसको हेरिडिटी अच्छी है तो उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा, नहीं। अगर हेरिडिटी अच्छी है, अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो प्रोडक्ट इसका अच्छा नहीं आएगा। अगर उसकी हेरिडिटी अच्छी है और एनवायरनमेंट भी अच्छा है तो उसका प्रोडक्ट बहुत ही हाई आएगा। आप समझ गए इस बात को, ठीक है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे कि इसको मल्टीप्लाई क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही एक प्रोडक्ट निकलता है जिसके डेवलपमेंट में योगदान देता है ना।
एक और बहुत ही आ जाता है कुछ सीटेट में अच्छा सा क्वेश्चन है कि जो हेरिडिटी है नेचर है, सीटेट या आपके यूपीटेट टेट एग्जाम्स में या टीचिंग एग्जाम में पूछ लेता है कि हेरिडिटी से एक क्वेश्चन आता है, जो आनुवंशिकता है, हेरिडिटी है, हेरिडिटी वो हमको मिलती कैसे है, कैसे मिलती है हमको? हमने बताया ना वो क्रोमोसोम से आती है। तो क्रोमोसोम्स यानी जीन्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, इससे क्वेश्चन आ जाता है। तो हम क्या बताएंगे कि जो क्रोमोसोम्स की संख्या या जीन्स की संख्या है वो कितनी है, 23 जोड़े, यानी कि 23 पेयर्स हैं। क्या है? पेयर्स। अगर हमको ऐसे पूछेगा कितने होते हैं नंबर्स में, तो हम लोग बताएंगे टोटल 56 हैं, क्योंकि 23 जोड़े और टोटल कितने हो जाएंगे 46। ठीक है, इन 23 जोड़ों में 22 तो होते हैं हमारे ऑटोसोम्स। 22 क्या होते हैं हमारे ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स यानी कि ये हमारे दोनों में पाए जाते हैं, जो फीमेल होती है और मेल होते हैं, दोनों में ये 22 जोड़ी गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। लेकिन जो एक 23वां जोड़ी है यानी कि 23rd जो पेयर है, वो डिसाइड करता है कि जो आने वाला बेबी है यानी कि जो संतान आपकी जन्म देगी वो फीमेल होगी या मेल होगी, वो बालक होगा या बालिका होगी, ये कौन डिसाइड करता है? 23rd क्रोमोसोम। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा क्रोमोसोम्स या कौन सा पेयर है क्रोमोसोम्स का जो ये डिसाइड करता है कि जो आने वाली बेबी है, आने वाला जो संतान है वो कैसा होगा, या फीमेल होगा या मेल होगा। तो अब ये निर्धारित करता है बालक का सेक्स कि वो कैसा होगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए कि सेक्स क्रोमोसोम किसी को कहते हैं, तो 23rd पेयर क्रोमोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो हमारे सीटेट एग्जाम या किसी भी टीचिंग एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपने नोट्स बना लीजिए अपने इस क्वेश्चन से, क्योंकि ये 1 से 2 नंबर हर सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह ये हमारा डे 3 था हमारी CDP स्पेशल सीरीज़ का। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज में वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इसको लाइक कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।